बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिलोमेट्स। सिलोमेट्स मीन ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोम जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी को कहा जाता है। तो फाइलम एनिलिडा से ऑनवर्ड जितने भी मेंबर आएंगे उनमें प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होगी, उनमें ट्रू सिलोम। सिलोम कब बनती है? जब मेसोडर्म स्प्लिट कर जाती है, मेसोडर्म की वाल, और स्प्लिट करने से उनके बीच में कैविटी बन जाती है जिसे हम सिलोमिक कैविटी कहते होते हैं। अब जो है सिलोम में से हम पहला जो है सिलोमेट्स का जो फाइलम है यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का जो दूसरा नाम है वो सेगमेंटेड वर्म्स भी है। तो बच्चों बाज़ दफ़ा जो है हर एक जो है ना, जैसे जो कुछ का राउंड वर्म्स नाम है, कुछ का जो है वो फ्लैट वर्म्स नाम है, कुछ का सेगमेंटेड वर्म्स नाम है, कुछ फाइला का। तो आपको हर एक फाइला का जो कॉमन नेम है ये भी याद करना है। तो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर हैं उनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है। सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं, हम जितने भी वर्म्स देखते हैं, जितने वर्म्स से हम फेमिलियर हैं, यानी जिनको हम जानते हैं, उनमें से मोस्टली जो वर्म्स हैं वो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट फेमिलियर नॉन वर्म्स हैं, मीन सबसे ज़्यादा जो आम जो जाने जाते वर्म्स हैं वो फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ नेम के ये जो एनिलिडा नाम है ये किससे जो है निकला है? तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से है। एक लैटिन वर्ड है एन्यूलस, और एन्यूलस का जो मतलब है वो है लिटिल रिंग। ठीक है, रिंग मीन गोल जो स्ट्रक्चर है। अब इनके अंदर भी जो है, इन वर्म्स के अंदर भी जो है ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अगर आप इस वर्म को देखें तो आपको इसके अंदर ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो ये रिंग से नज़र आ रहे हैं आपको इनके अंदर। तो इस वजह से जो है रिंग की मुनासबत की वजह से हम इन मेंबर्स को एनिलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में रिंग्स मौजूद हैं। अब इनके अंदर ये जो रिंग्स हैं, इस रिंग वाली खासियत को जो है हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते होते हैं। बच्चों सेगमेंट का मतलब कह लें कि खाना, ठीक है, मीन या जो बॉक्सेस जो हैं, आपको इस वर्म के अंदर ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह बहुत सारे होते हैं। अब ये जो सेगमेंट हैं, अगर आप इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसी सेगमेंटेशन होती है जिसमें से एनिमल बाहर से ऐसे आपको फील हो रहा है। अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर से भी ये अंदर की तरफ धंसा होगा हर जगह से। मीन एक्सटर्नल कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये जो जगह है जहाँ से ये अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ये एक्सटर्नल कंस्ट्रिक्शन है। ये भी, ये भी, ये भी। तो बाहर से तो ये डिवाइड हो ही रहे हैं, बट ये इंटरनली भी डिवाइड है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी जो है ये एक दीवार मौजूद है, जिस दीवार ने क्या कर दिया हुआ, हर एक खाने को दूसरे से सेपरेट कर दिया हुआ है। तो यानी कि एक्सटर्नली भी ये डिवाइड हैं और इंटरनली भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हैं। तो ये जो अंदर वाली जो कह लें कि दीवार से यहाँ पे एक वाल प्रेजेंट होती है, इनके हर एक सेगमेंट के दरमियान में, इसको नाम देते हैं इंटरनल सेप्टम या सेप्टा। जमा जब बात हो, सब की जब बात होगी तो सेप्टा। तो बाहर भी एक्सटर्नल कंस्ट्रिक्शन है और ये अंदर से भी जो है ये हर एक बॉक्स जो है इसकी बॉडी डिवाइड है, और सेप्टा के थ्रू, यानी ये जो सेप्टा हैं, ये जो मसल्स के बने हुए ये दीवारें हैं, ये हर एक खाने को दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। तो ऐसी सेगमेंटेशन को जो एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी ये कम्प्लीटली सेगमेंटेड है, ऐसी सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर अगर आप देखें तो ये कहता है ट्रांसवर्स डिवीजन है। ट्रांसवर्स मीन कि ये ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड हो रहे हैं, हॉरिजेंटली आप कह सकते हैं, या इसको अगर आप मैं इसको सीधा बनाता तो फिर ये वर्टिकली होना था। मीन ये ट्रांसवर्स मीन इसको सेंटर में से इसकी बॉडी की जो लेंथ है, इसकी बॉडी की लेंथ के अपोजिट जो है इसको डिवाइड कर रही हैं सेगमेंट्स। तो ये सिमिलर पार्ट्स हैं, हर एक हिस्सा बराबर है एक दूसरे के। उसके बाद जो है गट, ब्लड वेसल, नर्व कार्ड। अगर आप इसकी गट देखें, गट मीन जो खुराक वाली नाली है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अगर आप इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखो तो ये माउथ भी है, ये एनस भी है, मीन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है ये। अब इसकी गट को देखें तो इसकी गट यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहले सेगमेंट से, फिर जाते जाते दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। इसकी गट कंप्लीट, मतलब ये नहीं कह सकते कि हर सेगमेंट के अंदर एक गट है, नो।
गट जो है वो कंप्लीट इसकी बॉडी में हर सेगमेंट से होकर गट गुजर रही है। गट का कोई हिस्सा पहले सेगमेंट में या कोई दूसरे में कोई तीसरे में, तो इसकी जो गट है वो कंप्लीट इसकी बॉडी वाल में मीन कंटिन्यूस इन ईच सेगमेंट का मतलब ये होता है कि ये पूरे तमाम सेगमेंट्स के अंदर गट जा रही है। एक तो गट जा रही है हर सेगमेंट में, दूसरे नंबर पर जो है जो चीज़ जा रही है वो है ब्लड वेसल्स। मीन इसके जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर गट के बाहर की तरफ जो है ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। तो वो ब्लड वेसल्स भी ऐसे ही हैं कि वो कंप्लीट बॉडी में जो है वो कर रही हैं। ये नहीं है कि हर एक सेगमेंट के अलग अलग ब्लड वेसल नहीं है कि ब्लड वेसल हर सेगमेंट में से गुजर रही होती है। उसके बाद नर्व कार्ड। नर्व कार्ड मीन के इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो भी इसकी पूरी बॉडी में जो है वो हर सेगमेंट से होकर गुजर रहा है। ये नहीं है कि हर सेगमेंट का अलग कॉर्ड नहीं है, एक ही सेगमेंट पूरी बॉडी में से कंटिन्यूसली गुजर रहा है। तो ये बच्चों 3 चीज़ें जो हैं ये हर सेगमेंट्स में से कंटिन्यूसली गुजर रही हैं। गट, नंबर 2 पे ब्लड वेसल और 3 पे नर्व कॉर्ड। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो हर सेगमेंट में से कंटिन्यूसली गुजरते हैं। उसके बाद इनके हैबिटेट की बात आ जाती है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें मीन ये रहते कहाँ पे हैं, तो ये हर इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। तो इनका पहला अगर हम इन्वायरमेंट देखें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट की एग्जांपल भी आपको आनी चाहिए। अगर पूछ लेते हैं जी एनिलिड्स वो बताएं जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर नैरीज रहती हैं। ये बच्चों नज़ीर नहीं पढ़ना इसको, ये नैरीज, ठीक है जी। तो स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं। तो नैरीज जो ऐसे वर्म्स हैं जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसके बाद कुछ इनके मेंबर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मीन दरियाओं वगैरह में, नदी नालों में भी रहते हैं। ये जितना भी जो वाटर है मैरीन के अलावा फ्रेश वाटर होता है, उनके अंदर इसकी क्या एग्जांपल है, स्टाइलेरिया। स्टाइलेरिया जो इनका मेंबर है वो फ्रेश वाटर में रहता है। उसके बाद इनके कुछ मेंबर जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सॉइल में भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सॉइल में कहाँ पे रहते हैं, डैम्प सॉइल, मीन नमदार मिट्टी जो होती है, नमदार मिट्टी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। वो मिट्टी जिसमें नमी वगैरह पानी वगैरह मौजूद हो थोड़ा बहुत। अब जो है डैम्प सॉइल के अंदर जो हैं कौन से वर्म्स हैं इनके एनिलिड्स के, वो हैं अर्थवर्म। तो ये आपने हर एक हैबिटेट के अंदर उसकी एग्जांपल याद रखनी है। इसी तरह कुछ इनके मेंबर जो हैं ये पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी एनालिड्स के। पैरासाइट्स की जो एग्जांपल है, पैरासाइट्स की एग्जांपल है हीरोडू, ठीक है, हीरोडू या इसको लीच कहते हैं आम जुबान में। हीरोडू जो है इसको लीच भी कहा जाता है। लीच जो है यानी जोंक जो है, जोंक पैरासाइट के तौर पर जो है एक्ट करती है। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिस्टिंक्ट, इनके एलिमेंट्री कैनाल के डिस्टिंक्ट जो हैं वो पार्ट्स हैं। यानी कि अगर आप देखें ये आपको एलिमेंट्री कैनाल इनमें नज़र आ रही है, ये खुराक वाली नाली है इनकी, यहाँ से माउथ से स्टार्ट हो रही है, एनस पे ख़त्म हो रही है। मेन इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसका अंदर फेरिंग्स भी है, स्टमक भी है, यानी इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग-अलग हिस्से हैं। ये नहीं कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल बस एक ट्यूब ही, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह इनमें भी जो है एलिमेंट्री कैनाल के अलग-अलग हिस्से हैं और हर हिस्से का अलग-अलग फंक्शन भी है। उसके बाद जो है इनके माउथ की तरफ जो है, इनके जहाँ पे ये माउथ होता है, माउथ की तरफ इनके कुछ इनके जो मेंबर होते हैं जैसे नैरीज वगैरह जो हैं, उनके माउथ के ऊपर एक स्ट्रक्चर स्पेशल मौजूद होता है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है जी। प्रोस्टोमियम इनके माउथ के पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो लोब्ड होता है। लोब्ड मीन मुड़े हुए किनारों वाला स्ट्रक्चर होता है, लोब्ड स्ट्रक्चर एट माउथ। उसके बाद इनके कुछ जो मेंबर हैं वो क्या हैं, पैरासिटिक जो स्पीशीज़ इनकी होती हैं जैसे लीच वगैरह जो होती हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है। तो बच्चों हम बार बार बात कर चुके हैं पैरासाइट्स को ज़रूरत ही नहीं है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली डेवलप करने की, बिकॉज उनको एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में ही होस्ट से फूड मिल रही होती है, इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल ही रहता है अमूमन। और अगर हम इनकी सिलोम की बात करें तो आपको ये नज़र आ रहा है सिलोम जो है, ये आपको एक जनरल इनका मैंने जो है बनाया हुआ है इनकी डायग्राम। इसमें अगर आप देखें सबसे बाहर इनकी बॉडी वाल है, ठीक है, ये बाहर जो सरफेस है इनकी स्किन को जो बॉडी वाल कहा जाता है। इनकी बॉडी वाल के नीचे आपको मीजोडर्म नज़र आ रही है, रेड कलर की जो वाल बनी हुई है, ठीक है, ये मीजोडर्म है। इसको पैराइटल इसलिए कहा गया है, बाहर की साइड पे है। उसके बाद ये आपको सेंटर में जो इनका हिस्सा नज़र आ रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर अगर आप देखें तो आपको एक और मीजोडर्म नज़र आ रही है,
तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो मेसोडर्म की लेयर है इसे हम विज़रल मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है जी, ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये जो मेसोडर्म है या ये वाली जो मेसोडर्म है, ये भी दोनों जो हैं ये क्या कहलाएंगी, यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो मेसोडर्म अटैच होती है उसको विज़रल मेसोडर्म कहते हैं, जबकि जो बॉडी वॉल के साथ मेसोडर्म अटैच है उसको पैराइटल मेसोडर्म कहते हैं। तो अगर आप देखें ये वाली विज़रल मेसोडर्म हो गई, ये वाली पैराइटल मेसोडर्म हो गई, तो पैराइटल मेसोडर्म और विज़रल मेसोडर्म के दरमियान में ये जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को, इस कैविटी को हम नाम देते हैं सीलोम। अब इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, और उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, सीलोमिक फ्लूइड। तो यानी देखें ना, मेसोडर्म स्प्लिट कर गई, ये जो दोनों वाल्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये पहले एक ही मेसोडर्म थी, ये बीच में जब टूटती है, स्प्लिट कर जाती है, तो बीच में स्पेस बन जाती है, उस स्पेस को सीलोम, फिर वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है, उसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ये इनके अंदर ये जो प्रेशर लगाते हैं इनकी बॉडी वॉल पर, इनकी प्रॉपर शेप मेंटेन रहती है। तो इस वजह से जो किसी फ्लूइड की वजह से, प्रेशर की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म की शेप मेंटेन रहे उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। तो इनके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फराहम किया जा रहा है उसको कौन फराहम कर रहा है, सीलोमिक फ्लूइड जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनका बना रहा है। इसके बाद बच्चों आ जाती है इनकी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन मीन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते होते हैं। इनके अंदर यानी एनिलीड्स के अंदर या सेगमेंटेड वर्म्स के अंदर स्पेशल किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम नेफ्रीडिया कहते होते हैं। नेफ्रीडिया प्लूरल है, नेफ्रीडियम जो है वो वाहिद है, इसका सिंगुलर है। इनके हर सेगमेंट के अंदर जो है अलग-अलग से नेफ्रीडिया पड़े होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने कुछ सेगमेंट्स बनाए हैं इनके। तो ये देखें, इस सेगमेंट के अंदर जो है, इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये आपको एक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी 2 ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है इसकी, एक ये ओपनिंग है। ये वाली जो ओपनिंग है इसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं, ये जो ओपनिंग है इसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। नेफ्रोस्टोम जो ओपनिंग है इसके आगे सीलिया वगैरह अटैच है। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो जितना भी इस सेगमेंट में वेस्ट होगा ये अपने अंदर उस वेस्ट को खींच लेंगे। वो वेस्ट यहाँ से मूव करता हुआ, यहाँ से इस ट्यूब के अंदर मूव करता हुआ इनकी बॉडी से बाहर आ जाएगा नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, अब ये जो जहाँ से ये वेस्ट आ रहा है ये वाली जगह क्या कहलाती है, सीलोमिक फ्लूइड या सीलोम। अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वेस्ट बाहर गया, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नेफ्रीडियम। तो ये इस सेगमेंट के अंदर ये एक मैंने नेफ्रीडियम बनाया, एक्चुअली 2 होते हैं, इसके बैक साइड पे एक और भी है। तो हर सेगमेंट के पास 2-2 नेफ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ नेफ्रीडिया का जोड़ा मौजूद होता है। अब इस सेगमेंट का वेस्ट जो है वो कौन खींचेगा, इससे पिछले सेगमेंट का नेफ्रीडिया। इस सेगमेंट का जो वेस्ट है उससे पिछले सेगमेंट का नेफ्रीडिया। यानी हर एक नेफ्रीडियम का जो माउथ है, या आप कह लें जो उनका एंटीरियर पार्ट है या नेफ्रोस्टोम जिसको कहा जाता है, वो अगले सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये जो नेफ्रीडिया हैं ये इसकी बॉडी से, हर सेगमेंट के अंदर नेफ्रीडिया होते हैं और उनकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नर्वस सिस्टम इनका। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता जो है हर एक आने वाले फाइलम के अंदर जो है बेहतर होता जा रहा है। तो इनके नर्वस सिस्टम में जो है एक गैंग्लियन मौजूद है। गैंग्लियन क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है जी, इनकी ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये फेरेंक्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्यूब का पहला हिस्सा या गट का पहला हिस्सा। इस फेरेंक्स के गिर्द जो है ये एक रिंग सा मौजूद है न्यूरॉन्स का। इस रिंग को जो है नर्व रिंग कहते हैं, या इसी को गैंग्लियन भी कहा जाता है। ये इनका ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये सिंपल है, अभी तक इतना कम्प्लेक्स ब्रेन नहीं है जैसे हमारा ह्यूमंस का। तो इस गैंग्लियन से नीचे की तरफ बच्चों, ये ऊपर वाली साइड डॉर्सल है और ये जो नीचे वाली साइड है ये वेंट्रल है। इस गैंग्लियन से यानी वेंट्रल साइड पे जो है 2 रॉड से निकल रही हैं, 2 ट्यूब से निकल रही हैं, ठीक है जी, रस्सियों की तरह जो ट्यूब्स हैं ये निकल रही हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड टोटल कितनी है, 2 हैं जो इनकी वेंट्रल सरफेस पे नीचे की तरफ जो है इनकी बॉडी में जा रही होती हैं, और फिर इनसे फिर आगे न्यूरॉन्स निकल के पूरी बॉडी में फैली होती हैं। अब जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स जो हैं इनमें प्रेजेंट हैं सॉलिड। इनकी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, यानी इनकी ये जो नर्व कॉर्ड है ये सॉलिड है। बच्चों हम आपको इस हवाले से थोड़ा सा मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, जो कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फिशेस जो हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान वगैरह जो हैं,
इनके अंदर जो इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होता है ना, मीन स्पाइनल कॉर्ड, इनका स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खाली होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खाली जगह मौजूद होती है और उस खाली जगह को हम नाम देते हैं न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल, और इसके अंदर एक फ्लूइड दौड़ रहा होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड ही की एग्जांपल है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खाली होता है अंदर से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, हॉलो कैविटी मौजूद है वर्टिब्रेट्स के अंदर। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हम अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट की ही एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि इनका ये जो नर्व कॉर्ड होगा, मीन इनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड का ही काम कर रहा है, इनका ये जो नर्व कॉर्ड होगा ये ऐसा नहीं है, ये जो है अंदर से खाली नहीं है, ये न्यूरॉन्स का बना, ये रस्सी की तरह, मीन खाली नहीं है अंदर से, ये अंदर से, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, तो ये अंदर से खाली नहीं है, इसलिए हम इसके लिए वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, डबल हैं, तादाद में 2 हैं, लॉन्गिट्यूडनल मीन इनकी पूरी बॉडी में रन कर रहा है, नर्व कॉर्ड, नर्व राइज इन ईच सेगमेंट, फिर इससे नर्व्स निकल आती हैं और वो हर सेगमेंट में जा रही होती हैं, कनेक्ट कर रही हैं इसकी पूरी बॉडी को। उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात आ जाती है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर, ये पहला ऐसा फाइलम है जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रॉपर आया है और क्लोज्ड आया है, तो ये जो हैं ये फर्स्ट ग्रुप है जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते होते हैं कि जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो वेसल्स के अंदर ही रहता है। ठीक है जी, वो वेसल से बाहर नहीं निकलता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है जिसमें फ्लूइड वेसल से बाहर निकल आता है और वो बॉडी के ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात कर रहा होता है। तो इन ह्यूमंस के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनके अंदर जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी फ्लूइड, इनके अंदर जो फ्लूइड है यानी ब्लड, इनकी जो वेसल्स हैं उनके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, ब्लड। इनके ब्लड के 2 काम हैं, एक तो ये न्यूट्रिएंट्स को पूरे जिस्म में बांट रहा है, यानी इनकी खुराक को पूरे जिस्म में दे रहा होता है, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे ही ब्लड खुराक को पूरे जिस्म में बांट रहा है। दूसरा काम जो है ये गैसेस को भी एक्सचेंज कर रहा होता है, जिस तरह हमारा ब्लड भी गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जी अर्थवर्म बनाया हुआ है, ये इसकी गट है, और अगर आप इसमें देखें तो ये इसकी बॉडी में वो लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है ब्लड वेसल पूरी बॉडी में रन कर रही है, इधर भी ये वेंट्रल साइड पे भी रन कर रही है। अब डॉर्सल साइड से कुछ जो हैं स्पेशल किस्म की प्रोजेक्शंस निकलती हैं नीचे को, और वो जो स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर जो हैं कंट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जो है हम 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके ऑपोजिट भी ये मौजूद हैं ऐसे ही 5 जिन्होंने गट को घेरा हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, इनके हार्ट्स के तौर पर ऐड करें, क्योंकि ये कंट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं इसलिए इनके हार्ट्स हैं। तो ये ब्लड वेसल हैं, इनके अंदर ब्लड घूम रहा है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें कोई नहीं है स्पेशल, जिस तरह हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, नाक भी है उसका हिस्सा, और ट्रैकिया भी उसी का हिस्सा है, इसके अलावा जो लंग्स हैं वो उसका हिस्सा हैं। इनके अंदर ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट फिर गैसेस का तो एक्सचेंज होना ही, इनको ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है ही है, तो फिर ये जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इनके अंदर गैस का एक्सचेंज इनकी स्किन के थ्रू होता है। यानी इनकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज कर जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन इनकी बॉडी में आ जाती है। इनकी जो स्किन है गैस एक्सचेंज के लिए इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, नमदार, यानी इनकी स्किन पर नमी रहती है हमेशा हर वक्त, ताकि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो स्किन को मॉइस्ट रखने में 2 चीज़ों का रोल है। एक तो स्किन को मॉइस्ट रखती है नंबर 1 म्यूकस, लेस इनकी स्किन पर रहती है जो इनको मॉइस्ट रखती है। दूसरे नंबर पर इनकी स्किन को मॉइस्ट जो रख रहा होता है वो सिलोमिक फ्लूइड जो है, इनकी बॉडी में जो सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है वो भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखता है। जब स्किन मॉइस्ट होगी तो गैसेस का एक्सचेंज ईजी हो जाएगा, गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगी बॉडी के साथ। देन जो है इनके अंदर अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है ये मूव किस तरह से करते हैं एनिलिड्स, तो इनकी बॉडी में मसल्स, इनकी बॉडी वाल के अंदर ये भी चीज़ याद रखनी है कि इनके जो मसल्स हैं वो इनकी बॉडी वाल में मौजूद होते हैं, यानी इनकी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, ये उनकी मदद से मूव कर रहे हैं।
तो इनके अंदर मसल्स होते हैं बॉडी वॉल में, जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। इनके अंदर बच्चों दो तरह के मसल हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके अंदर दो तरह के मसल हैं। एक आपको सर्कल में मसल्स यानी सर्कुलर मसल्स जो इनकी बॉडी के सरकमफेरेंस मीन इनकी बॉडी के चारों तरफ जो हैं गुलाई में मौजूद हैं, इनको जो है हम सर्कुलर मसल कहते हैं। पूरी बॉडी में ये फैले हुए हैं। उसके हर सेगमेंट के अंदर बहुत सारे सर्कुलर मसल मौजूद हैं। उसके बाद जो हैं कुछ मसल्स जो हैं इनकी बॉडी के अलॉन्ग रन कर रहे हैं। ये रेड कलर के जैसे मसल इनके पूरी बॉडी वाल में ये भी रन कर, ये दो बनाए, बहुत सारे ये भी होते हैं। इनको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं। तो इनकी बॉडी में दो तरह के मसल मौजूद हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हैं। इनसे जो पहले आपने निमाटोड्स पढ़े थे उनके अंदर जो हैं वो सर्कुलर मसल्स एब्सेंट थे, उनके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल थे। तो इनके अंदर एनिलिड्स के अंदर दोनों तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं। सर्कुलर मसल्स जो हैं ये सरकमफेरेंस ऑफ द बॉडी यानी बॉडी की गोलाई में मौजूद होते हैं, और जो दूसरे नंबर पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं ये मौजूद होते हैं अलॉन्ग बॉडी यानी पूरी बॉडी की लेंथ में मौजूद होते हैं। अब ये मूव लोकोमोट कैसे करते हैं, ये मूव कैसे करते हैं? इनको मोशन में दो चीज़ें हेल्प करती हैं। एक तो इनके इंटरेक्शन ऑफ मसल्स कि जब इनके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी वजह से भी ये लोकोमोशन में हेल्प वो करते हैं। दूसरे नंबर पर इनका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मीन जो सिलोम की वजह से जो स्केलेटन सिलोमिक फ्लूइड की वजह से जो आया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरे नंबर पर जो सर्कुलर मसल्स होते हैं जो दोनों तरह के मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, ये मिलकर जो हैं जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं मिलकर ये लोकोमोट करवाती हैं इनको। अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कि ये किस तरह से कंट्रैक्ट होंगे। बच्चों ये देखें, ये हमारे पास जो है ये इनके सेगमेंट्स हैं। ये इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखें, इस सेगमेंट के अंदर क्या हुआ है कि सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हो गए हैं, सुकड़ गए हैं। जब वो कंट्रैक्ट हुए हैं मीन ये जो तीर हैं ये नीचे को मीन ये क्या हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं। जब ये कंट्रैक्ट होंगे, कंट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये इसको दबाएंगे। जब ये इसको दबाएंगे तो इसका जो फ्लूइड है उस पर अंदर प्रेशर लगेगा, जो इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड था। जब उस पर प्रेशर लगेगा तो वो साइडों में मूव करेगा, ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी आएगा। तो जब ये साइडों में मूव करेगा तो उसके बदले में ये अर्थवर्म का ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, या इनका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल जब भी कंट्रैक्ट होते हैं तो उनके कंट्रैक्ट होने से प्रेशर लगता है इनके सिलोमिक फ्लूइड पर और वो मूव करता है दूसरे सेगमेंट्स की तरफ, तो इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेट लंबी हो जाती है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये जो रेड कलर के बने हुए ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल हैं। अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट हों, सोचें हैं जब ये दोनों तरफ से अगर आप इनको कंट्रैक्ट करें तो इनको कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो सेगमेंट होगा जिसके अंदर ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं उस सेगमेंट की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो उसके बदले में क्या होगा कि इनकी जो विड्थ है बढ़ जाएगी, वाइडन हो जाएगा। और जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है दोनों, कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कंट्रैक्ट होने से ये वाइडन हो रहे हैं और सर्कुलर मसल के कंट्रैक्ट होने से इनकी बॉडी इलोंगेट होती है। उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कौन कौन से ऑर्गन मौजूद हैं। तो बच्चों इनके अंदर जिस तरह हमारे अंदर जो है लेग्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर भी स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो काइटन के बने होते हैं। उनको हम नाम देते हैं कीटी या सीटी। काइटनस होते हैं, मीन काइटन के बने होते हैं, काइटन केमिकल के। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल दी गई है अर्थवर्म की। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर जो उसके सीटी हैं वो एम्बेडेड होते हैं उसके सैक्स में। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जस्ट से कि ये जी क्या है हमारे पास अर्थवर्म है। अर्थवर्म की बॉडी के अंदर, इसकी स्किन के अंदर छोटे छोटे सैक्स बने होते हैं, मीन खाने बने होते हैं। इस तरह से इसकी स्किन के अंदर छोटे छोटे खाने बने होते हैं। ये जो सैक्स हैं ये इनको सैक्स कहा गया। अब इन सैक्स में से क्या निकलता है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये हर सेगमेंट में तकरीबन 4 पेयर होते हैं। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, सीटी। तो अर्थवर्म के अंदर ये जो सीटी हैं ये कहाँ पर एम्बेडेड हैं, उसके सैक्स के अंदर। जबकि नैरिस की अगर हम बात करें, नैरिस जो है ये मैरीन वाटर में रहती हैं। नैरिस की बात करें तो नैरिस के अंदर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनके सीटी और जगह पर मौजूद होंगे। ये आपके सामने एक नैरिस बनी हुई है। नैरिस की बॉडी में ये देखें, ये इसकी जो लेग्स की तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, इनकी लेग्स की तरह के इन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, पैरापोडियम
ठीक है जी। पैरापोडिया जमा है, पैरापोडियम वाहद है। ये एक पैरापोडियम है, दूसरा पैरापोडियम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ब्लू कलर से जो बना हुआ है ये पैरापोडियम है, सारे ब्लू कलर वाले। अब इन पैरापोडियम के अंदर क्या काइटनस रॉड्स मौजूद, काइटन के बने हुए रॉड मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं। हर एक पैरापोडिया के आगे यानी इसकी टिप से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये निकलते हैं, एक्सटेंशंस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। यहाँ से भी निकल रहे हैं, ग्रीन कलर से जो बने हुए हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पैरापोडिया की टिप से निकल रहे हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? सीटी। ठीक है जी। तो सीटी आर अटैच्ड ऑन पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया और सीटी की वजह से ये मूव करती है फिर नेरीज जो है। उसके बाद लीच जो जिससे जोंक भी कहते हैं, ये खून जो है ये अमूमन पैरासाइट है, जो ब्लड सकिंग पैरासाइट है। ये जो हैं इसके अंदर कोई भी कीटी मौजूद नहीं है। ठीक है, इनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं मौजूद। तो फिर ये लोकोमोट कैसे करती है, मूव कैसे करती हैं? इनके माउथ पे और एनस वाले पार्ट पे यानी इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे बॉडी के सक्कर्स मौजूद होते हैं, स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये अटैच हो जाती हैं उनकी बॉडी के साथ और ये सक्कर्स की मदद से ये मूव करती है लीच। अब अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनके अंदर जो मोस्टली रिप्रोडक्शन का जो तरीका कर पाया जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो अर्थवर्म एंड लीच, अर्थवर्म और लीच जो हैं ये दोनों हर्मैफ्रोडाइट्स हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स मीन के एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स मौजूद होते हैं। टेस्टिस और ओवरीज एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में मौजूद होते हैं, इस वजह से इनको हर्मैफ्रोडाइट्स कहा जाता है। अब जो है लेकिन जो नैरीज हैं, ठीक है, नैरीज जो मेंबर हैं ये यूनिसेक्सुअल हैं, मीन इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलहदा होता है, फीमेल अलहदा मेंबर है। तो ये भी याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल या सेपरेट सेक्सेस किस में है? नैरीज में। और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं वो अर्थवर्म और लीच उसकी एग्जांपल है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर स्पर्म और एग जब मिलते हैं आपस में तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में नहीं होती, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन वाटर के अंदर जो है ये फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एग की। अब जब स्पर्म एग मिलते हैं जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से फिर लार्वा बनता है। लार्वा जो है, अब वो जो लार्वा है इनका, लार्वा वाटर के अंदर स्विम करता रहता है, फ्री स्विमिंग होता है, वो वाटर के अंदर मूव करता रहता है। इनके उस लार्वा को, फ्री स्विमिंग लार्वा को हम क्या नाम देते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना है कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है एनिलिड्स के अंदर बनता है और ये फ्री स्विमिंग होता है, स्विम करता रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थवर्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि अर्थवर्म जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इनके। अर्थवर्म इंपॉर्टेंट क्यों है जी? अर्थवर्म के इंपॉर्टेंस की वजह ये है कि ये बर्विंग एक्टिविटीज़ की, कि ये जितने भी खेत हैं, ज़मीन जो है खेत के अंदर ये अमूमन ज़मीन में बिल बना कर रहते हैं। मट्टी के अंदर जो है ज़मीन के अंदर ये बिल बना कर रह रहे होते हैं, इनके मट्टी के अंदर क्या घर हैं, बिल होते हैं। अब जब ये बिल बना कर रहते हैं तो ये उस मट्टी में क्या इन्होंने सुराख किए होते हैं। उन सुराहों का फ़ायदा ये है कि मट्टी वो बार बार रीन्यू, नीचे से मट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली मट्टी नीचे चली जाती है जब ये बर्विंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं, जब ये मट्टी को डिग कर रहे होते हैं। उससे ये होता है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मट्टी के अंदर एयर दाखिल हो जाती है, एयर पेनिट्रेशन, मट्टी के अंदर हवा दाखिल हो जाती है। हवा दाखिल होने से ये होगा कि इसके अलावा ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, पानी जज़ब करने की जो सलाहियत है मट्टी की, या हवा जज़ब करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। बारिश वगैरह होगी तो मट्टी के अंदर अच्छी सलाहियत होगी, पानी जज़ब कर सकती है। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि मट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी चली गई, मट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ गई, उसका फ़ायदा ये होगा। और इसके अलावा इन्होंने बिल बनाए, मट्टी को अंदर सुराख किए हुए, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रूट्स होती हैं पौधों की वो आसानी के साथ उन सुराहों से होती हुई ज़्यादा नीचे तक जा सकती हैं। उसके बाद जो है मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ सॉइल। मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि जो मट्टी है ये उसको मिक्स करते रहते हैं, यानी मट्टी को ये बार बार जो है ना वो नीचे से मट्टी को उखाड़ेंगे, ऊपर लाएंगे, ऊपर वाली मट्टी को नीचे, मिक्सिंग का प्रोसेस करते रहेंगे। मट्टी को ये खाते भी हैं, चर्निंग का प्रोसेस भी होता रहता है। उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है जी, उनको मट्टी की निचली तह में से जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह जो हैं, ये उनको मट्टी की निचली तह में से खोद कर ऊपर वाली तह में ले जाते हैं और पौधे फिर उसको आसानी से जज़ब कर लेते हैं उन मिनरल्स को। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ब्रॉट अप टू द सरफेस, यानी वो सरफेस तक निचली लोअर लेयर में से ऊपर वाली लेयर में मट्टी में ले आते होते हैं।
और उससे फिर पौधे आसानी से जज़ब कर सकते हैं उनको। इसके अलावा जो अर्थवर्म है, इनकी इस खूबी की वजह से, क्योंकि ये मिट्टी को रीन्यू करते हैं, मिट्टी को नीचे से ला रहे होते हैं ऊपर की तरफ, इनकी इस खूबी की वजह से जो है इनको नेचुरल प्लो भी कहते हैं। देखें अमूमन किसान जो हैं मिट्टी में हवा दाखिल करने के लिए जो हल चलाते हैं, हल चलाने से वो ये होता है मिट्टी को बदलते रहते हैं, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली को नीचे ले जाते हैं और उसमें मिट्टी में ऑक्सीजन वगैरह दाखिल हो जाती है। तो वो तो हमने खुद से काम किया आर्टिफिशियल, बट यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये नेचुरली जो है मिट्टी को फ्रेश कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको नेचुरल फ्लो भी कहते हैं। ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लासेस ऑफ एनिलिड्स, ये जो फाइलम एनिलिडा है इसकी कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस हैं, क्लास पोलिकीटा, क्लास ओलिगोकीटा, क्लास हिरोडीनिया। ये जी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।